अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। वॉइस सब कुछ, वीडियो सब क्लियर है? हाँ बेटा। जी बोलें। सब रेडी है बेटा? एक मैसेज करके बताएं एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। कैन यू हियर मी? चलो बिस्मिल्लाह। कल की क्लास में बेटा हम पहले मैं ज़रा एक रिकैप देता हूँ ताकि आप लोगों को सब याद आ जाए, सीख जाएंगे सब। कल हमने IS 36 स्टार्ट किया था। IS 36 का नाम है इम्पेयरमेंट। मैंने बिस्मिल्लाह की थी कि इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क है। मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन एक सिस्टम को, एक निज़ाम को फॉलो करता है। डेप्रिसिएशन एक सिस्टम, एक निज़ाम को फॉलो करता है, एक सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। याद है? अगर बहुत कम यूज करोगे तो बहुत आराम आराम से डेप्रिशिएट होगा। एसेट को बहुत ज्यादा यूज करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट होगा। याद आ रहा है? फिर मैंने कहा था लेकिन इम्पेयरमेंट किसी निज़ाम फॉलो नहीं करता। इम्पेयरमेंट इज बेसिकली सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। अचानक से वैल्यू गिर जाना। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी एक्सीडेंट की। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी टेक्नोलॉजी चेंज की। याद है? ओके। फिर मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था डायरेक्ट कोई भी इदारा इम्पेयरमेंट बुक नहीं करता। पहले इम्पेयरमेंट की हिंट मिलती है, इशारा मिलता है, इंडिकेशन मिलता है, सबब नजर आता है। सही है? जब इम्पेयरमेंट की हिंट, इशारा, इंडिकेशन और सबब नजर आता है तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट। फिर हम परफॉर्म करते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट। ठीक है? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, एसिड के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और उसका रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं। मतलब उस एसिड से मिलने वाला बड़े से बड़ा फायदा, उस एसिड से मिलने वाला बड़े से बड़ा फायदा। ठीक है? तो एसिड से दो ही फायदे हो सकते हैं, या तो उसको उठा के अभी बेच दो। तो पहला फायदा होता था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरा ये होता था कि बेचो नहीं बल्कि एंड तक यूज करते रहो। तो उससे जो फ्यूचर कैश फ्लोज मिलेंगे इंक्लूडिंग उसका फाइनल स्क्रैप वैल्यू वाला कैश फ्लो, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है? तो इन दोनों में से जो बड़ा अमाउंट होता था वही है उसका बड़े से बड़ा फायदा, उसको बोलते थे रिकवरेबल अमाउंट। सही है? अब जब आप रिकवरेबल अमाउंट निकालते थे तो उसके बाद उस रिकवरेबल अमाउंट को आप कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करते थे। कैरिंग वैल्यू किस दिन की? जिस दिन आपने इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो। अब सुनो, अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है यानी एनबीवी ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इम्पेयरमेंट फर्ज है। तो इम्पेयरमेंट क्या है? फर्ज है। तो फिर इम्पेयरमेंट फर्ज हो जाती है। ठीक है? राइट? और अगर कैरिंग वैल्यू
कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो नो इम्पेयरमेंट। तो इसका मतलब आपने टेस्टिंग की लेकिन इम्पेयरमेंट नहीं आई। सही है ना? कई बार ऐसा होता है टेस्टिंग करते हैं हम कितनी बीमारियों के लिए भी, लेकिन कई बार अल्लाह ताला बचा लेते हैं, नहीं होता वो टेस्ट, नहीं होती वो मसला। ठीक है, तो 3 कदम बताए थे। पहले इम्पेयरमेंट की हिंट मिलेगी, इशारा मिलेगा, इंडिकेशन मिलेगी। जब हिंट, इशारा, इंडिकेशन मिलेगी तो आप इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करोगे, और इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करोगे तो पता लग जाएगा इम्पेयरमेंट है या नहीं। सही है, ये सब बात की थी। ठीक है, देन फिर मैंने इम्पेयरमेंट की हिंट्स आप लोगों को समझाई थी, इंटरनल और एक्सटर्नल हिंट्स। इंटरनल हिंट में डैमेज था, इंटरनल हिंट में हमने चेंज इन यूज ऑफ एसेट, जिसमें बादराबाद की वो बस रूट की एग्जांपल दी थी, याद है? हाँ, जिससे फ्यूचर कैश फ्लो चेंज हो रहे थे। फिर मैंने कहा था प्लानिंग टू सेल एन एसेट, आपने एसेट को बेचने निकाला, तो ये बेचने निकालना भी एक इम्पेयरमेंट की हिंट है कि एसेट में ऐसी कोई बुराई है तभी तो बेचने निकाला है। सही है, हिंट बता रहा हूँ। फिर एक्सटर्नल हिंट्स में चेंजेस इन टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी, चेंजेस इन लीगल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट बताया था। सही है, उस पर मैंने एग्जांपल दी थी कि किस तरह वो हमारे यहाँ पास में प्रॉपर्टी मार्केट में प्रॉपर्टी गिरी थी, याद है? टैक्स रेट चेंज होने की वजह से। फिर एक एग्जांपल थी इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, मैंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिस्काउंट फैक्टर छोटा छोटा हो जाता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिस्काउंट फैक्टर छोटा छोटा हो जाता है, और डिस्काउंट फैक्टर छोटा छोटा हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी गिर जाती है और वैल्यू इन यूज गिर जाती है। आखिरी एक और मिसाल दी थी, जरा टेक्निकल थी, वो ये थी, ये देखो लिखी हुई है, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ग्रेटर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये एक मिसाल दी थी कि हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में, हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में, ये देखो याद है मिसाल दी थी, हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में अपने नेट एसेट्स यानी इक्विटी को 70,000 का दिखा रहे हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में लोग हमारी पूरी कंपनी को, कंप्लीट कंपनी को सिर्फ 50,000 में खरीदने को तैयार है। इसका मतलब हम ओवरस्टेट करके दिखा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ओके, तो ये सारी इंपेयरमेंट की हिंट्स आप लोगों को समझाई थी। देन उसके बाद आप लोग को ये सवाल कराया था, ये वाला एक सवाल कराया था। ठीक है, एक अपना ही सवाल बना के आप लोग को ये सवाल कराया था, जिसमें 2000 की इंपेयरमेंट आ गई थी, जिसमें 2000 की इंपेयरमेंट आ गई थी, 2000 की इंपेयरमेंट आ गई थी। ओके, डन, पक्का, ये सब बातें हमने की थी। देन उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया था, ये सवाल हमने कर लिया था। ठीक है, देन हाँ, ये मैंने फाइनल रूल लिख दिया था, उसूल, whenever carrying value is greater than recoverable amount impairment is first, impairment is first। अब एक बड़ा बड़ा जबरदस्त सवाल है, शायद आप लोगों ने कल सोचा भी होगा, नहीं पूछ पाए, या नहीं भी सोचा होगा, तो मैं ये पूछ लेता हूँ, और ये एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट को आना चाहिए, इंटरव्यू में ही पूछा जाता है, बड़ा बुनियादी सवाल है कि what is the difference between, what is the difference between revaluation and impairment। आपने अभी अभी ताजा ताजा IAS 16 पढ़ा है, आपने तब अभी अभी ताजा ताजा पिछला IAS 16 पढ़ा है। यहाँ पैदा होता है कि what is the difference between revaluation and impairment, what is the difference between revaluation and impairment, revaluation and impairment। ओके, सुनो, मैं समझाता हूँ, सुनना। पहला डिफरेंस क्या लिखा है देखो, मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ, बेटा प्लीज अटेंटिव, हाँ प्लीज, फुल टाइम दे दें अपना। सुने बेटा, रिवैल्यूएशन इट्स अ चॉइस, इट्स एन ऑप्शन, फर्स्ट थोड़ी है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन आपको याद है दो मॉडल्स होते थे, एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। आप अपनी खुशी से रिवैल्यूएशन मॉडल पिक करते थे, ये एक चॉइस है, फर्ज थोड़ी है। आपकी खुशी से आप रिवैल्यूएशन मॉडल पिक करते थे, तो अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पिक करोगे तब रिवैल्यू करना है, जबकि इंपेयरमेंट इज नॉट अ चॉइस। इंपेयरमेंट फर्स्ट थिंग, इट्स अ फर्स्ट थिंग। एक बार रिकवरेबल अमाउंट गिर गया, वंस योर रिकवरेबल अमाउंट हैज फॉलन, एक बार गिर गया, देन इंपेयरमेंट इज मस्ट, इवन यू आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल। आप कॉस्ट मॉडल पे हो तो भी इंपेयरमेंट करनी है, नहीं, इंपेयरमेंट एक फराइज वाली चीज है, बस एक बार रिकवरेबल अमाउंट गिर गया, इंपेयरमेंट करनी करनी है। जबकि रिवैल्यूएशन सिर्फ तब करनी है जब आपने रिवैल्यूएशन वाली आपकी पॉलिसी है, जब आपने रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया हुआ है, जब आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पिक किया हुआ है। हाँ, देन ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क, ये दूसरा फर्क अभी मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं, नीचे एग्जांपल में समझाऊंगा। इट्स एन एज्यूम्ड लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस को कहते हैं इट्स एन एज्यूम्ड लॉस
जबकि इंपेयरमेंट लॉस के बारे में बोलते हैं इट्स अ जेन्युइन लॉस। मैं समझाने के लिए एक वर्ड लिख रहा हूं, हकीकी लॉस। ठीक है, ये असली लॉस है, असली हकीकी लॉस। क्या कह रहा हूं, रिवैल्यूएशन लॉस इज एज्यूम लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस इज अज्यूम लॉस, जबकि इंपेयरमेंट लॉस इज जेन्युइन लॉस, हकीकी सच्चा असली लॉस है, असली रियल लॉस है, रियल लॉस है। हाँ, अब बच्चे ने कहा कि ये जो आपने दूसरी बात बोली है इसको समझाएं। बिल्कुल समझा देते हैं, बिल्कुल समझा देते हैं। आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे तो बहुत बेहतरीन समझ जाएंगे। चलो अब सुनो, ये एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल नजर आ रही है। एक एसेट है, उसकी एनबीवी आज 100 रुपए। एक एसेट है, उसकी नेट बुक वैल्यू यानी कैरिंग वैल्यू यानी एनबीवी 100 रुपए, और उस एसेट का डाटा आपके सामने देखो, स्क्रीन को अच्छी तरह देखो। उस एसेट की आज फेयर वैल्यू 90 रुपए 90 है। सीटीएस से मुराद कॉस्ट टू सेल, सीटीएस से मुराद कॉस्ट टू सेल 5 रुपए, और वैल्यू नीड 120 रुपए। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट सुनो, अगर ये इदारा कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है, अगर ये इदारा कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है, हम ईयर एंड पे खड़े हैं, अगर ये इदारा कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है तो अपने एसेट को कितने पे, अपनी इस एसेट को ईयर एंड पे कितने का दिखाएगा। देखो सुनो बेटा, कॉस्ट मॉडल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको रिवैल्यू तो करना ही नहीं है, साफ बात है ना। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू रिवैल्यू योर एसेट। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन तो करनी ही नहीं है ना। लेकिन हाँ, कॉस्ट मॉडल में भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग तो होती है ना, कॉस्ट मॉडल में भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आप निकालते हो रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आप निकालते हो रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट को मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ आर ए, रिकवर, याद है। रिकवरेबल अमाउंट इज ऑलवेज हायर ऑफ दो चीजें, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ दो चीजें। एक तरफ लिखते थे वैल्यू इन यूज जो कि 120 है, और दूसरी तरफ लिखते थे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितना है, 85। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल 85 है। अब बताओ 85 और 120 में से हायर क्या है, 85 और 120 में से हायर है 120, पक्का। अब आप आंखें खोलो, हम कॉस्ट मॉडल पे हैं, और कॉस्ट मॉडल में भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग तो होगी ना। तो इंपेयरमेंट टेस्ट किया, एनबीवी 100 रुपए, ये देखो, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 120 आ रहा है, उससे भी ज्यादा आ रहा है। एनबीवी 100 रुपए, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट उससे भी ज्यादा आ रहा है। तो मींस नो इंपेयरमेंट, मींस आपने टेस्टिंग कर ली लेकिन कोई इंपेयरमेंट तो नहीं आई ना। इंपेयरमेंट तब होती है जब रिकवरेबल अमाउंट गिर जाता है, जब रिकवरेबल अमाउंट एनबीवी से कम हो जाता है। तो इस बार तो कम नहीं हुआ ना, तो बस अब अपने एसेट को 100 रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे। ये लो, अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे होगे तो ईयर एंड पर आपका एसेट रिकॉर्ड होगा 100 रुपए पे। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे होगे तो आप अपना एसेट रिकॉर्ड करोगे 100 रुपए पे। सही है, पक्का। हाँ, देखो अच्छी तरह दिमाग को हाजिर रख के देखो, देखो, सोचो। अब दूसरी चीज, अब मैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूं, हमारी कंपनी की पॉलिसी रिवैल्यूएशन मॉडल की है। तो सुनिएगा, रिवैल्यूएशन मॉडल में भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे तो इंपेयरमेंट तो नहीं है, 100 रुपए की एनबीवी है, 100 रुपए की एनबीवी और रिकवरेबल अमाउंट 120 है। 100 रुपए की एनबीवी है, जागो, 100 रुपए की एनबीवी है, और रिकवरेबल अमाउंट इज 120, रिकवरेबल अमाउंट इज 120। तो कोई इंपेयरमेंट तो नहीं है। लेकिन हाँ, हाँ सुने, रिवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू पे लाना होता है ना, पॉलिसी है ना आपकी। रिवैल्यूएशन मॉडल आईएएस 16 में आपने पढ़ा, आपको फेयर वैल्यू पे लाना होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं, फेयर वैल्यू पे लाना होता है। तो 100 रुपए का एसेट है, इधर देखो, और फेयर वैल्यू इज 90। 100 रुपए का एसेट है, फेयर वैल्यू इज 90, तो ईयर एंड पर आप 90 पे ले आओगे। तो ईयर एंड पर आप अपने एसेट को, ईयर एंड पर आप अपने एसेट को 90 पे रिकॉर्ड करोगे। और मेरी बात सुनो, जब 100 रुपए से 90 पे लेकर आओगे, ये एंट्री देखो, एंट्री देखो, तो आप एक एंट्री बनाओगे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की। 100 रुपए से 90 पे लेकर आओगे तो एक एंट्री बनाओगे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की, ये पीएनएल डेबिट 10 रुपए, और अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 10 रुपए। पीएनएल डेबिट 10 रुपए और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 10 रुपए। अब इस बार जो रिवैल्यूएशन मॉडल में आपने 10 रुपए का लॉस बुक किया, यह हकीकी लॉस नहीं है, दिस इज जस्ट अ फॉल ऑफ फेयर वैल्यू। सिर्फ फेयर वैल्यू गिरने की वजह से लॉस अराइज हुआ है, इट्स एन अज्यूम्ड लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ योर पॉलिसी। एसेट हकीकत में नहीं गिरा। दूसरी चीज सही है, देखो एसेट को दोनों तरफ से देखो, सिर्फ फेयर वैल्यू गिरी है, वैल्यू इन यूज नहीं गिरा, दूसरी चीज अपनी जगह इंटैक्ट है, दूसरी चीज बिल्कुल सही है, यानी ये कोई हकीकी लॉस नहीं है।
हाँ, जब इंपेयरमेंट होती है तो एसेट दोनों तरफ से गिर जाता है, यानी आप फेयर वैल्यू वाली चीज भी देख लेते हो और वैल्यू इन यूज भी देख लेते हो। तो जब दोनों गिर गए ना तब जाके इंपेयरमेंट होती है, विच इज अ जेन्युइन लॉस, विच इज हकीकी लॉस। इस बार जो मैंने ये 10 रुपए का लॉस बुक किया है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूएशन, क्योंकि मेरी पॉलिसी है फेयर वैल्यू पे लाने की। तो ये हकीकी लॉस नहीं है, इट्स एन अज्यूम्ड लॉस। इसके लिए हम नाम रखते हैं अज्यूम्ड लॉस। सही, इट्स एन अज्यूम्ड लॉस। जरा सा देख लें मैंने जो डिफरेंसेस लिखे हैं, देखें ये रहे देखो, रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट का फर्क देख लें, इसको अच्छी तरह आराम से देख लें। ठीक, अब यहां से मैं कहानी में ट्विस्ट लाऊंगा। अब मैं एक नई चीज पढ़ाऊंगा आगे। अब मैं एक नई चीज पढ़ाऊंगा, अब एक डिफरेंट चीज यहां से लॉन्च करूंगा और आप जरा सीखेंगे। उसमें सीखने का बहुत है, बहुत सीखने का है, एंड इट्स टोटल लर्निंग। ठीक है, तो आप अच्छी तरह गौर से तवज्जो सुने, मैं अच्छी अच्छी एग्जांपल्स भी दूंगा, कुछ सुने। अब एक टॉपिक है IS-36 का, ये कैश जनरेटिंग यूनिट, ये रहा, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट CGU। देखो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग जहां भी बैठे हैं फुल अटेंटिव हो जाए। मैं अपनी स्क्रीन को भी रोटेट करता हूं, सुनो। लेटेस्ट से मैं जिस रूम में बैठा हूं, वैसे तो मैं इस वक्त अपने घर में हूं, मैं इस वक्त राइट नाउ अपने घर में हूं, लेकिन मैं समझ लो मैं क्लासरूम में बैठा हूं, यूं सोचो। तो मेरी क्लासरूम में देखो, ये इधर देखो, ये एक एसी लगा हुआ है, नजर आ रहा है? मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, मेरी क्लासरूम में आपको एक एसी नजर आ रहा है? हाँ भाई। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मुझे किसी ने कहा कि इस एसेट का रिकवरेबल अमाउंट निकालो। मुझे किसी ने कहा मुझे किसी ने कहा कि इस एसेट का रिकवरेबल अमाउंट निकालो, इस एसेट का रिकवरेबल अमाउंट निकालो। तो मैंने कहा चलो मैं निकालता हूँ, सुनना आप लोग। तो रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए एक चीज तो होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए होता है एक चीज, होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओके, तो वो तो निकल आएगी। अभी मैं मार्केट में कॉल करूंगा तो इसकी फेयर वैल्यू आराम से निकल आएगी। अगर अभी मैं मार्केट में कॉल करूंगा तो इसकी फेयर वैल्यू आराम से निकल आएगी। ओके, लेकिन दूसरी चीज क्या होती थी? वैल्यू इन यूज। तवज्जो तवज्जो प्लीज यार। दूसरी चीज होती थी वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब, ये एसेट मुझे फ्यूचर में जो कुछ कमा के देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ये एसेट, ये स्प्लिट यूनिट मुझे फ्यूचर में जो कुछ कमा के देगा, जो कैश फ्लोज होंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब कुछ बोलूं, ये स्प्लिट यूनिट अकेला मुझे कमा के दे ही नहीं रहा। सोचो, ये स्प्लिट यूनिट मुझे अकेला कमा के दे ही नहीं रहा। एक मिनट, आप इसको क्लासरूम समझो, समझ लो मैं एक क्लासरूम में आप लोग पढ़ रहे हो, तो वहां जो एसी लगा हुआ है वो एसी हमें सेपरेट थोड़ी कमा के दे रहा है। क्यों? मैं उस एसी के कभी भी सेपरेट कैश फ्लो नहीं निकाल सकता। क्यों? हमें तो बच्चों से फीस मिलती है। तो क्या बच्चा, सुनना मेरी बात, क्या बच्चा फीस देने से पहले, यूं बोलता है, सर ये लीजिए, इतनी जो फीस है इसमें से 2,000 रुपए एसी के, ये 1,000 रुपए चेयर के, ये रेंट के? नहीं ना, बच्चा तो बस यूं डायरेक्ट फीस देता है, और वो फीस देता है पूरे कॉम्बो की। बच्चा जो फीस देता है पूरे कॉम्बो की, जिसमें एसी भी है, आपका चेयर्स भी है, जिसमें क्लीनिंग भी है, जिसमें टीचर भी है, पूरी सर्विस है। हाँ, तो वो एवरीथिंग, सारी फैसिलिटीज, लाइब्रेरी वगैरह सारी फैसिलिटीज की मिला के पेमेंट कर रहा होता है। तो बच्चा तो पूरे कॉम्बो की पेमेंट करता है। हाँ, तो इसका मतलब एक बात बोलूं, अब दिल थाम लो, प्लीज थाम लो। स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि दुनिया के अंदर मेजॉरिटी एसेट ऐसे हैं जो अकेले कमा के नहीं देते, और हम सेपरेटली सिंगल एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं कर सकते। सिंगल एसेट का रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकल सकता, क्योंकि नॉर्मली एसेट अकेले कमा के देते ही नहीं है, देते ही नहीं है।
तो फिर हम क्या करते हैं, मेरी बात सुने, ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट देखते हैं जो इंडिपेंडेंट कैश जनरेट कर रहा हो। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट देखते हैं जो इंडिपेंडेंट कैश जनरेट कर रहा हो, जैसे क्लासरूम, जैसे हमारी पूरी क्लासरूम कमा के दे रही है, तो हमें इस क्लासरूम को बोलेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट। अब एक बात बोलूं, अक्सर और बेशतर क्लासरूम भी इंडिपेंडेंटली कमा के नहीं दे रही होती। क्लासरूम भी, तवज्जो, क्लासरूम भी एडमिन पे डिपेंडेंट होती है, एडमिन की हेल्प के बगैर वो भी नहीं चल सकती। क्लासरूम के साथ बच्चा लाइब्रेरी भी यूज कर रहा होता है, तो वो भी एक आ गया। तो इसका मतलब पूरा इंस्टीट्यूट एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, पूरा इंस्टीट्यूट एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। तो अब रियल लाइफ में जो इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है वो पूरे सीजीयू, पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की होती है, सिंगल एसेट की नहीं होती। तो आईएफआरएस की बुक में ये लिखा हुआ है कि शायद ही दुनिया में ऐसे कुछ इक्का दुक्का एसेट है जो इंडिपेंडेंटली अकेले कमा के दे रहे होते हैं, बहुत कम ऐसे एसेट है, सही, वरना हम पूरी जमात की इंपेयरमेंट एक साथ करते हैं। तो ये जो स्मॉलेस्ट, ये पढ़ो डेफिनेशन, smallest group of asset that generate independent cash flow, smallest group of asset that generate independent cash flow, सही है। अब मैं आपको सीजीयू की एक और बड़ी बेहतरीन मिसाल देता हूँ, बड़ी बेहतरीन। मुझे आज से करीब 2008 में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एग्जांपल दी थी, अब तो उनका इंतकाल हो गया, और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। और उन्होंने दुनिया से, फिर मैं जब दुनिया मैंने विजिट की तो मैंने अपनी आंखों से वो एग्जांपल भी देखी। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने वो एग्जांपल डेफिनेटली देखी भी होगी, हाँ देखी होगी, है बहुत जगहों पे, जैसे दुबई में है, सिंगापुर में है, यूके में है, यूएस में, हर जगह ये एग्जांपल नजर आती है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। मैं ये एग्जांपल इंग्लैंड पे रख के दे रहा हूँ कि वहां ये है रियल में। सुने, यहाँ देखें एग्जांपल, सुने, एक्स्ट्रा एग्जांपल है, आप सीखेंगे। ये देखो, ये रही, इधर देखो बेटा, आप पहुंच गए इंग्लैंड, ठीक है। अब आपको पता है इंग्लैंड में बस का निजाम भी बड़ा स्ट्रांग है, ट्रेन का तो बहुत अच्छा है, बस का भी एक्सलेंट निजाम है, सही है। अब आपने क्या करा, आप चाहते हो मैं इंग्लैंड घूमूं, सैर करूं, तो आप ये देखें, एक बस रूट है आपके सामने, बस का पूरा जाल बिछा हुआ है, जिसमें एक सर्कल है रेड, एक ग्रीन, एक पिंक और एक ब्लू, ये रूट्स हैं। आप इधर रहते थे, देखो इधर देखो, मैंने जहां मेरे मार्कर को देखो, मैं यहां रहते थे, तो आपके घर के पास आप सुबह सुबह उठ के गए और आपके पास वहां एक टिकट का बूथ था, आपने 5 पाउंड का डे पास खरीद लिया। देखो वहां आजकल 4.5 पाउंड का है, वैसे मैं 5 बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर तक तो 4.5 पाउंड था, या 5 पाउंड का आपने डे पास खरीद लिया। डे पास का मतलब एक बार आपने कार्ड रिचार्ज करा लिया, बस अब जहां घूमना है घूमते रहो, अनलिमिटेड घूमो, 5 पाउंड दो और अनलिमिटेड बस में सफर करो, ठीक है। इधर देखो, अब आपके घर के पास ये रेड रूट था, तो रेड रूट पे रेड बसेस चल रही थी, रेड बस, तो आप गए और आपने कार्ड स्वाइप किया, तो उसने कहा आ जाओ बैठ जाओ। अब आप थोड़ा आगे गए, देखो इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा आगे गए स्क्रीन पे देखो, तो यहाँ बस रुकी, तो आप उतरे और आपने मॉल वॉल देखे, अगर आपका दिल लग गया तो घूमो, वरना वापस आओ। फिर बस जा रही होगी, बैठ जाओ, फिर आगे जाके रुकेगी, फिर उतरो, घूमो फिरो, दिल लगे, वरना वापस आके बैठ जाओ, फिर चलते रहो। फिर एक टाइम आता है, देखो इधर देखो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां इंटरसेक्शन आता है, जहां ग्रीन और रेड बसेस इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब जब ये इंटरसेक्शन आया ना, तो इंटरसेक्शन में आपके पास यू हैव टू ऑप्शंस। इफ यू वांट टू कंटिन्यू ऑन रेड रूट यू कैन, अगर आप रेड रूट को कंटिन्यू करना चाहते हैं करें, और अगर आप चाहते हैं तो ग्रीन रूट पे शिफ्ट हो जाएं। अब ग्रीन पे जाते हैं जाते हैं जाते हैं, उतरे, दिल लगाएं, फिर आगे आए, आगे आए, फिर यहाँ के एक और इंटरसेक्शन आएगा पिंक और ग्रीन का, पिंक और ग्रीन का, पिंक और ग्रीन का। अब चाहे तो आप पिंक रूट में चले जाएं, वरना ग्रीन, इसी तरह सफर करते रहे, पूरा दिन घूमते रहे, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, सुने, क्या इस बस रूट का जो ओनर होगा, गवर्नमेंट की है बस रूट पूरा, क्या गवर्नमेंट इस रेड रूट के, क्या गवर्नमेंट इस रेड रूट के इंडिपेंडेंट कैश फ्लो निकाल सकती है अलग से? क्या गवर्नमेंट ये बता सकती है रेड रूट ने कितना कमा के दिया? कभी भी नहीं। रेड रूट का इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं निकल सकता। क्यों? लोग जो खरीद रहे हैं वो तो ये डे पास खरीद रहे हैं, और डे पास में तो सारे रूट शामिल है, डे पास में तो सारे रूट शामिल है, तो आप ट्रेस थोड़ी कर सकते हैं बंदा कितनी देर रेड में घुमा, कितनी देर ग्रीन में घुमा। तो अब ये पूरा सेटअप एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, पूरा सेटअप ये जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है ये कैश जनरेटिंग यूनिट है। नहीं, अब देखो दुबई में भी इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी, जो मेट्रो ट्रेन चलती है वो भी ऐसी ही होती है, उसमें उसका भी अनलिमिटेड पास मिलता है ना। हाँ, सिंगापुर में इस तरह की ट्रेन है, न्यूयॉर्क में है, बहुत सारी जगहों पे, तो ये एग्जांपल हर जगह फिट होती है, ठीक। तो अब इसका मतलब कहानी का लुब्बे लुबाब, कहानी का सेंट्रल आइडिया ये है कि शायद ही दुनिया में बहुत कम ऐसे एसेट्स हैं जिनका अकेले रिकवरेबल अमाउंट निकल सकता है। तो हम पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट पूरी जमात का एक साथ निकालते हैं, और हमारी कोर्स में इस कैश जनरेटिंग यूनिट की जो आइडियल एग्जांपल है, हमारे कोर्स में इस कैश जनरेटिंग यूनिट की आइडियल एग्जांपल है, बात को सुने, वो है
सब्सिडरी, यानी हम हमारी डिफरेंट सब्सिडरीज होंगी। तो सब्सिडरी एक इंडिपेंडेंट के एक रनिंग बिजनेस होता है, सब्सिडरी एक चलता हुआ बिजनेस को बोलते हैं। तो वो हमने एक्वायर की भी होगी, तो हम अपनी डिफरेंट सब्सिडरीज की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। सही है। तो अब मैं आपको कैश जनरेटिंग यूनिट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग पे एक सवाल कराता हूँ। आराम आराम से करें, टुक 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 टुक, थोड़ी देर में सीख जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर में सीखेंगे, फिर पास्ट पेपर करवाता हूँ, वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, साथ साथ चलें। ठीक, अब सुने, ये देखें बेटा, ये आपके पास एक सीजीयू गिवन है, आपके सामने एक सीजीयू गिवन है। ये देखो, ये उस सीजीयू की राइट नाउ कैरिंग वैल्यू, देखो कितने सारे एसेट हैं सीजीयू में। नंबर वन, गुडविल। बेटा जी अब थोड़ा सा मैं बेसिक की बात करूंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये गुडविल परचेज गुडविल होगी। ये गुडविल कौन सी होगी? ये गुडविल परचेज गुडविल होगी, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल आप सबने बचपन से पढ़ी हुई है, कभी रिकॉर्ड नहीं होती। कोई भी इदारा अपनी इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये परचेज गुडविल है, क्योंकि सब्सिडरी का हम केस पढ़ रहे हैं। तो जब पेरेंट कंपनी, याद करो बचपन में तुमने पढ़ा है, पेरेंट कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को खरीदती है, पेरेंट कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को खरीदती है, तो उसकी गुडविल को खरीदती है, याद है ना। तो ये परचेज गुडविल है। तो बेटा हमारे कैश जनरेटिंग यूनिट के पास एक गुडविल है 5,000 की, तवज्जो, एक प्लांट है 10,000 रुपए का, एक बिल्डिंग है 20,000 रुपए की, एक वैन है 5,000 रुपए का, और कैश है 2,000 रुपए का। आप इन सबको ऐड कर लें बड़े आराम से, कॉन्फिडेंस से, आराम से इन सबको ऐड करें, तो आपके पास जो टोटल आएगी वो आएगी 42,000। आपके पास जो टोटल कैरिंग वैल्यू आएगी वो आएगी 42,000 सही है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इस पूरे कंप्लीट सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट दे देगा। ये देखो, रिकवर, नीचे ही देखो, नीचे ही देखो, जरा थोड़ा नीचे देखो, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू 33,000। ये देखें। तो अब मैं आपको पहले टोटल इंपेयरमेंट निकाल के बताता हूँ। ये देखें, सामने देखें, आपने यहाँ लिखा कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू कितनी है? 42। कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू 42 है, और पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट है 33। तो 42 कैरिंग वैल्यू है, 33 की रिकवरेबल अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस ले लो। रिकवरेबल अमाउंट कम है, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है। रिकवरेबल अमाउंट कम है, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है। इंपेयरमेंट इज फर्ज, इंपेयरमेंट इज फर्ज। गालिबन 9,000 की आएगी। टोटल इंपेयरमेंट आ गई 9,000 की। टोटल इंपेयरमेंट आ गई हुजूर वाला 9,000 की। टोटल इंपेयरमेंट आ गई 9,000 की। टोटल इंपेयरमेंट आ गई 9,000 की। टोटल इंपेयरमेंट आ गई। ओके, अब अब बात सुने, कॉन्फिडेंस। पहला काम क्या किया आपने? टोटल इंपेयरमेंट निकाल ली। कैसे निकाली? पूरे सीजीयू की कैरिंग वैल्यू गिवन थी, जागो बेटा प्लीज। पूरे सीजीयू की कैरिंग वैल्यू गिवन थी, और पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट गिवन था। आपने इन दोनों के डिफरेंस से टोटल इंपेयरमेंट निकाल ली। अब आप एज ए नॉर्मल बंदा आप सोचोगे क्या? आप बोलोगे अब ये इंपेयरमेंट को, ये देखो इंपेयरमेंट पूरे सीजीयू की आई है ना, प्लीज इधर देखें, ये इंपेयरमेंट पूरे सीजीयू की आई है। तो बच्चे ने कहा मैं इसको स्प्रेड करूंगा ना सीजीयू पे। अब मैं इसको स्प्रेड करूंगा, मैंने कहा डेफिनेटली ये स्प्रेड होगी। हाउ टू स्प्रेड, हाउ टू एलोकेट, हाउ टू एलोकेट या हाउ टू स्प्रेड दिस टोटल इंपेयरमेंट ऑन दिस सीजीयू। तो पहला स्टेप, अभी टोटल इंपेयरमेंट निकाल ली, अब इसको एलोकेट करना है। इसको एलोकेट करना है। अजान हो रही है, मैं आपको अजान के बाद बताता हूँ, ठीक है? खामोश हूं मैं, प्लीज।
मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखें। तो पहला स्टेप इस बहुत आसान सा काम किया। कंप्लीट सीजीयू की कैरिंग वैल्यू टोटल गिवन थी, ये तैयार गिवन थी। इसको आपने टोटल सीजीयू के रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करा, टोटल इंपेयरमेंट आ गई। अगली चीज जो आपने खुद सोची, आपने कहा ये टोटल इंपेयरमेंट को मैं इस टोटल सीजीयू पे स्प्रेड करूंगा। इस टोटल इंपेयरमेंट को इस टोटल सीजीयू पे क्या करूंगा? स्प्रेड करूंगा। तो स्प्रेड कैसे होगा? अब एलोकेट, हाउ टू एलोकेट दिस इंपेयरमेंट ऑन दिस सीजीयू। अब इसके 3 स्टेप्स हैं, आइए मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप देख लें आराम से। इसके 3 स्टेप्स हैं, ये देखें, ये रहे स्टेप्स। नंबर 1, पहला स्टेप क्या है? सुकून, ऑब्वियस इंपेयरमेंट। पहला स्टेप है ऑब्वियस इंपेयरमेंट। ऑब्वियस इंपेयरमेंट का मतलब, अगर आपको नजर आ रहा है कि एक एसिड वाकई मर चुका है, कोई चीज अलग से गिर चुकी है जिसकी वैल्यू, तो सबसे पहले उसको इंपेयरमेंट का हिस्सा देके अलग कर दो। मैं मिसाल देता हूं, देखो सुनो। आपके दायरे में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से इंपेयरमेंट हुई। तो बॉम्ब ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि उसकी वजह से एक प्लांट तो चूरा चूरा हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि एक प्लांट बिल्कुल चूरा चूरा हो गया, खत्म हो गया। तो जो प्लांट बिल्कुल खत्म हो गया उसको तो पहले ही राइट ऑफ कर दो, उसको तो उसके ओरिजिनल वैल्यू से पहले ही खत्म कर दो। यानी उसके लिए तो कोई अंदाजे की जरूरत ही नहीं ना, एवरेज निकालने की या कुछ। हाँ, तो जो चीज आपको नजर आ रही है कि इंपेयर हो गई, इसको तो पहले ही साइड पे कर दो। तो इसको बोलते हैं ऑब्वियस इंपेयरमेंट। ऑब्वियस इंपेयरमेंट का एक मतलब ये भी है कि उस पूरे सीजीयू में से अगर किसी सेपरेट एसिड की, किसी एक आध एसिड की सेपरेट वैल्यूएशन नजर आ रही हो, सेपरेट उसका रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, तो उसको पहले एक्चुअल बेसिस पे अलग कर दो, उसको पहले एक्चुअल बेसिस पे निपटा दो। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप, सबर, लॉजिक भी दूंगा। गुडविल फुल रिटर्न ऑफ, जितनी गुडविल नजर आ रही है उसको क्लीन कर देना, गुडविल को फुल क्लीन कर देना, गुडविल को फुल क्लीन कर देना। दूसरा स्टेप, गुडविल को फुल क्लीन कर देना, सही है। और तीसरा स्टेप, अब जो रिमेनिंग एसिड बच जाएंगे ना, रिमेनिंग इंपेयरमेंट, ये मैंने यहां पे, ये देखें यहां, ये है रिमेनिंग इंपेयरमेंट टू बी अपॉर्शनड ऑन रिमेनिंग एसिड्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा बेसिस मींस एवरेज बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे स्प्रेड करेंगे, ठीक है। रिपीट, सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर कोई एसिड सेपरेटली नजर आ रहा है कि वाकई गिर चुका है, तो उसको तो रियलिटी बेस में, असलियत बेस पे इंपेयरमेंट देके फारिग करो, उसको अलग कर दो। नंबर 2, जितनी भी गुडविल नजर आ रही है उसको कंप्लीट राइट ऑफ, भी गुडविल नजर आ रही है उसको कंप्लीट राइट ऑफ कर दो। और तीसरा स्टेप, जो रिमेनिंग इंपेयरमेंट है, अब जो रिमेनिंग इंपेयरमेंट बची है, वो रिमेनिंग एसिड्स पे अपॉर्शन कर दो ऑन प्रोरेटा बेसिस। सुन लिया? अब मैं आपको देखो करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन, ये देखें, क्वेश्चन में वैन का, ये देखो वैन का सेपरेट रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, वैन का सेपरेट रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, तो वैन को अकेले में निपटा दो सेपरेट में। देखो इधर देखो, यहाँ देखो, ये 3, ये एक और कॉलम आपने बनाया, सब देखो यहाँ, ये देखो वैन का रिकवरेबल अमाउंट है, वैन का कितना, 4,500। अब बताओ वैन राइट नाउ कितने पे नजर आ रही है? 5। वैन राइट नाउ 5,000 पे नजर आ रही है, जिसके इसका रिकवरेबल अमाउंट है 4,500।
तो 500 रुपए की इंपेयरमेंट तो इसके हिस्से में आ गई, 500 रुपए की इंपेयरमेंट तो इसके हिस्से में आ गई, और ये इसको बोलते हैं ऑब्वियस इंपेयरमेंट, इसको सेपरेटली निपटा दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप ये कि अगर किसी एसेट का सेपरेट रिकवरेबल अमाउंट या वैल्यूएशन गिवन है तो उसको सेपरेटली निपटा दो। ठीक है, उसको फिर एवरेज के थ्रू नहीं निपटाना। तो अब देखो टोटल इंपेयरमेंट कितनी थी, 9000। इसमें से 9000 में से आपने 500 किसको दे दी, वैन, वैन को दे दी। अब पहला स्टेप हो गया, वैन को 500 दे दी। दूसरा स्टेप गुडविल को पूरी क्लीन कर दो, गुडविल को क्लीन कर दो, गुडविल को राइट ऑफ कर दो जितनी भी नजर आ रही है। तो गुडविल कितनी नजर आ रही है, गुडविल नजर आ रही है 5000 की, गुडविल नजर आ रही है 5000 की। ये खत्म करी, ये नील। बताओ गुडविल को हमने कितनी दे दी, सामने देखो 5000 गुडविल को दे दी। अब आप मुझे बताएं रिमेनिंग इंपेयरमेंट कितनी बची है, रिमेनिंग इंपेयरमेंट कितने की बची है, बोलो भाई। रिमेनिंग इंपेयरमेंट बची है, टोटल 9000 थी, 9000 में से 500 वैन को दी, 5000 गुडविल को दी। रिमेनिंग इंपेयरमेंट बची है अब मेरे ख्याल से 9 में से 5.5 निकालो, कितना बचता है, 3500। ठीक है, अब ये रिमेनिंग इंपेयरमेंट बाकी बचे हुए एसेट्स पे अपॉर्शन हो जाएगी ऑन प्रोरेटा बेसिस, बाकी बचे हुए एसेट्स पे अपॉर्शन हो जाएगी ऑन प्रोरेटा बेसिस। बच्चे ने कहा एसेट कौन कौन से बच गए, मैंने कहा मैं बताता हूं तुम्हें। देखो आराम से देखो, इधर देखो भाई, वैन निपटा दी है मैंने, गुडविल निपटा दी है, वैन को निपटा दिया है, गुडविल को निपटा दिया है। अब बच्चे ने कहा 3 एसेट बचे हैं, एक कैश, एक प्लांट और एक बिल्डिंग, एक कैश, एक प्लांट और एक बिल्डिंग। अब ये दिमाग को, नर्व्स को यूज करो, यूज करो इसे। बेटा कैश पे कभी इंपेयरमेंट एलोकेट नहीं कर देना, क्योंकि कैश हमारे जेब में 2000 पड़ा है तो 2000 ही नजर आना चाहिए। कैश हमारी जेब में 2000 पड़ा है तो 2000 ही नजर आना चाहिए। हाँ, हाँ, कैश हमारी जेब में 2000 पड़ा है तो 2000 ही नजर आना चाहिए, यस और नो, ऐसा ही है। तो कैश के हिस्से में कोई इंपेयरमेंट नहीं आएगी, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, सही है ना। वरना एक मिनट, एक बच्चों वाली हरकत सोचो, हमारे जेब में 2000 कैश पड़ा है, और अगर मैंने कैश को भी इंपेयरमेंट एलोकेट कर दिया तो असल में 2000 पड़ा होगा, बुक्स में नजर आ रहा होगा 1500 या 1700, कितनी बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। तो कैश पे इंपेयरमेंट एलोकेशन नहीं होगी। तो अब आंखें खोल के देख लो इस पूरे डाटा को। अब 2 एसेट बच गए हैं बस, कौन से, एक प्लांट और एक बिल्डिंग, एक प्लांट और एक बिल्डिंग, देख लो ये 2 बचे हैं, एक प्लांट और एक बिल्डिंग। अब इन दोनों में इन दोनों में इंपेयरमेंट, जो रिमेनिंग इंपेयरमेंट है वो अपॉर्शन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। जो प्रोरेटा बेसिस का वर्ड लिखा था ना, उसका मतलब है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। तो इनकी वेटेज के हिसाब से एलोकेट करूं। देखो बताओ इसकी, अब इधर देखो, मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। इसकी कैरिंग वैल्यू 10 है, इसकी 20 है, 10 और 20 को ऐड कर लो, 10 और 20 ऐड होके 30 हो जाएंगे। अब फ्रैक्शन देखो मैं बना रहा हूं, पहले मैंने लिखा प्लांट, प्लांट का फ्रैक्शन बनेगा, नीचे आएगा 30,000, टोटल 30। इसकी अपनी प्लांट की वैल्यू कितनी थी, 10, ये इसका फ्रैक्शन बना। ये देखो बिल्डिंग का बनाता हूं, इधर देखो बिल्डिंग का टोटल है 30 और इसकी अपनी कितनी थी, 20। हाँ, अब ये फ्रैक्शन बन गया। अब मल्टीप्लाई में बताओ रिमेनिंग इंपेयरमेंट कितनी थी, रिमेनिंग इंपेयरमेंट थी 3.5 ये, और यहाँ 3.5। चलो दोनों का शेयर निकालते हैं, दोनों का शेयर निकाल लेते हैं, आप भी निकाले मैं भी निकालता हूं। 1155, इसके हिस्से में आई है 1155, और इसके हिस्से में आई है 2333। 2335, 2335 सही है। देखो इनकी अपनी अपनी इंपेयरमेंट आ गई, ये देख लो, ये देख लो इनकी इंपेयरमेंट आ गई। हाँ, मैंने अब देखो इनके हिस्से में लिख देता हूँ, प्लांट की कितनी आई है, 1155 आई है, ये देखो। और बिल्डिंग की कितनी आई है, 2335। बताओ, लेस कर 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 नेट 10,000 में से, लेस करो 1155, 8845 ये आ गया, सही है। और 20,000 में से लेस करो 2335,
17665। अब देखो वेरीफाई करते हैं हमने काम सही किया गलत किया है। आखिरी कॉलम को मेरे प्यारे बच्चों ऐड करो, आखिरी कॉलम को डियर स्टूडेंट ऐड कर लो। चलो ये हो जाएगा 8845 प्लस 17665 प्लस 4500 प्लस 2000, ये आ गया 33,000 आया एग्जैक्ट। ठीक है, देखो यही इसका रिकवरेबल अमाउंट था, यही रिकवरेबल अमाउंट था और हमें रिकवरेबल अमाउंट पर ही लाना था, हमें रिकवरेबल अमाउंट पर ही लाना था, हमें रिकवरेबल अमाउंट पर ही लाना था। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी सीजीयू की इंपेयरमेंट एलोकेट करनी हो, मेरी तरफ देखो, सीजीयू की इंपेयरमेंट एलोकेट करनी है तो ये 3 कदम है। पहला, ऑब्वियस इंपेयरमेंट, चेक कर लेना कि अगर किसी सेपरेट एसेट की फेयर वैल्यूएशन या उसका रिकवरेबल अमाउंट गिवन हो तो उसको सेपरेटली निपटा देना, फिर उसको टच नहीं करना। स्टेप नंबर 2, जितनी भी गुडविल नजर आ रही है उसको राइट ऑफ कर देना। स्टेप नंबर 3, जो रिमेनिंग इंपेयरमेंट अब बची है वो रिमेनिंग एसेट्स पे अपॉर्शन कर देना, एक्सक्लूडिंग कैश और करंट एसेट्स पे नहीं करना, करंट एसेट्स वगैरह पे नहीं करना। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल है, यहाँ एक्स्ट्रा सवाल है, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट जवाब दिए, मैं भी एक जवाब दे रहा हूं उसका। सर ये गुडविल को फुल राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं, गुडविल को फुल राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं? उसकी एक वजह ये है कि गुडविल एज कंपेयर टू अदर एसेट्स बड़ा वीक होता है, यानी इसको खत्म करना आसान होता है। आप यूं सोचें, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब इंपेयरमेंट होती है तो सबसे पहले नाम खराब होता है, जब इंपेयरमेंट होती है सबसे पहले नाम खराब होता है, इसीलिए नाम को, नाम गुडविल इज नाम, योर नेम, तो वो नेम को राइट ऑफ कर देते हैं। एक वजह ये भी है। इसकी एक और वजह भी है कि गुडविल दूसरे एसेट के कंपैरिजन में वीक है। यानी एक बात सुनो, एक मिनट, आपको अगर ये बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है उसको तोड़ना है तो उस पर बॉम्ब ब्लास्ट करना होगा, उस पर हथौड़े मारने होंगे तब टूटेगी। लेकिन गुडविल को खत्म करने के लिए एक र्यूमर, एक झूठी र्यूमर भी गुडविल को गिरा देती है, एक झूठी र्यूमर भी गुडविल को गिरा देती है, तो कंपैरेटिवली ये जल्दी खत्म हो जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए इन्होंने गुडविल को फुल राइट ऑफ करवाया है। ठीक है, तो ये एक सैंपल, पहला सैंपल है, बहुत धीरज, ये पहला सैंपल है जो आपके सामने सॉल्व हुआ है, ये पहला सैंपल है जो आपके सामने सॉल्व हो गया है। अब मैं चाहूंगा कि एक सवाल आप लोग खुद भी करें, एक सवाल आप लोगों से कराऊंगा। करंट एसेट्स पे हम इंपेयरमेंट एलोकेट नहीं करेंगे। ठीक है, एक मैसेज करें मुझे, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? ये समझ गए? तो अब आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, होश में रह के करना। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये सवाल करें, एक सवाल आप लोग की खिदमत में पेश है, ये रहा पूरा सवाल आपको दे रहा हूं। देखो, ये आपको पूरा एक कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू गिवन है जिसमें गुडविल है, देखें, जिसमें गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, पेटेंट्स है, पेटेंट समझते हैं, इंटेंजिबल एसेट, और नेट नेट करंट एसेट है। सही है, अब आपको सेपरेटली फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट, पेटेंट की फेयर वैल्यू अलग से गिवन है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अच्छा, हम कॉस्ट मॉडल पे काम कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं है, हम लोग अभी इन सवालात में कॉस्ट मॉडल पे हैं। ठीक है, ओके, पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट ये रहा, और ये लाइन भी नीचे लिखी हुई है, नेट करंट एसेट्स आर ऑलरेडी स्टेटेड एट देयर फेयर वैल्यू, नेट करंट एसेट्स आर already stated at their fair value, net current assets are already stated at their fair value।
ठीक है, चलो बेटा ये सवाल करके दो जल्दी, इंपेयरमेंट एलोकेशन सब करो, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट 48,000 है, 48 करो। करें बेटा, स्टार्ट करें। अब चलो मैं सॉल्व कराता हूं, देखें इधर, बहुत सिंपल है। आप पहले टोटल सीजीयू की कैरिंग वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू इज 57 और रिकवरेबल अमाउंट है 48, सही बेटा। 57 माइनस 48 आई थिंक इट्स 9,000, यही है। आपने पहले स्टेप में टोटल इंपेयरमेंट निकाल ली, टोटल इंपेयरमेंट इज व्हाट, आपका 9,000, ठीक है। टोटल इंपेयरमेंट आ गई 9,000 की, सही है। अब क्या करना है, सबसे पहले अगर किसी एसेट की सेपरेट फेयर वैल्यूएशन गिवन है, सेपरेट वैल्यूएशन, तो उसको निपटाओ। पेटेंट की गिवन है, पेटेंट की गिवन है और पेटेंट की फेयर वैल्यू 12,000 गिवन है, 12, 12। तो कॉस्ट उसकी उसकी वैल्यू, कॉस्ट कितनी है 10,
तो कॉस्ट से भी ऊपर गिवन है, तो हमने चेक कर लिया उसको कि उसके अंदर कोई मसला नहीं है, पेटेंट में कोई मसला नहीं है, लेकिन रिवैल्यू नहीं करना, उसको फेयर वैल्यू पे नहीं ले जाना, बिकॉज वी आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल। ये रही पॉलिसी, इदारे की पॉलिसी क्या है, कॉस्ट मॉडल। तो बस आपने उसको अकेले में चेक कर लिया और उसको साइडलाइन कर दिया, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, पेटेंट के अंदर कोई बीमारी नहीं है। ओके, तो इधर देखो, यहां देखें, पेटेंट के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा, ये एज इट इज 10,000। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट करंट, ये पढ़ो ये लाइन, नेट करंट एसेट आर ऑलरेडी स्टेटेड एट देयर फेयर वैल्यू। समझ लो नेट करंट एसेट का मतलब कैश, तो कैश ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे होता है, तो इसके हिस्से में भी कुछ भी नहीं आएगा, ये एज इट इज 4,000 कॉपी कर दिया, ये एज इट इज 4,000 कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है। अब अगली चीज, अब आपको पता है गुडविल को फुल राइट ऑफ करते हैं, गुडविल को फुल राइट ऑफ करते हैं, तो गुडविल कितनी है, 3,000। ये देखें, मैं यहाँ इंपेयरमेंट की हेडिंग दे रहा हूँ, गुडविल 3,000 की है, ये से राइट ऑफ करा, ये नील हो गया, ठीक है। अब बताओ टोटल इंपेयरमेंट में से गुडविल को कितना दिया, गुडविल को 3,000 दिया, हाँ, कितना रह गई रिमेनिंग इंपेयरमेंट, रिमेनिंग इंपेयरमेंट रह गई है 6,000 रुपए की, रिमेनिंग इंपेयरमेंट रह गई है 6,000 रुपए की, पक्का। अब मेरी अर्ज सुने बेटा, यहां देखें, रिमेनिंग इंपेयरमेंट टू बी अपॉर्शन मी बिट अमंग रिमेनिंग एसेट्स। अब रिमेनिंग एसेट कौन से बचे हैं, नेट करंट एसेट तो हो गया, पेटेंट को भी चेक कर लिया, गुडविल भी गई, अब बचे हैं दो, बिल्डिंग एंड प्लांट, बिल्डिंग एंड प्लांट। तो इन दोनों पे अपॉर्शन कर देना ऑन प्रोरेटा बेसिस, इन दोनों पे अपॉर्शन कर देना ऑन प्रोरेटा बेसिस, यानी अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, अकॉर्डिंग टू देयर। तो बताओ बिल्डिंग की वैल्यू, कैरिंग वैल्यू 25 और प्लांट की 15 है, बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू 25 और प्लांट की 15 है, 25 प्लस 15 विल गिव यू 40। चलो इनका फ्रैक्शन बना लूं, ये देखो यहां बना देता हूं, यहां लिखा बिल्डिंग, बेटा देखें, ये हो जाएगा, नीचे 40 आएगा, ऊपर 25,000, प्लांट का बनेगा ऊपर 15, नीचे 40, ओके, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सुनो 6,000 है ना, चलो देखो करके दिखा दो, थ्री 750 बिल्डिंग के हिस्से में आई है, और उसके हिस्से में आई है 2250, ठीक है बेटा, हाँ, ये देखें, बिल्डिंग के हिस्से में आई है और प्लांट के हिस्से में आई है 2250, ठीक है। अब प्लांट बच गया 12750 का, और बिल्डिंग कितनी रह गई, 21250, ठीक। इन सबको टोटल करते हैं, ये आ जाएगा 48,000। देख लें बेटा, वेरीफाई हो गया, आपका काम हो गया। उम्मीद है काफी सब लोगों ने सही किया होगा, अल्लाह करे, उम्मीद है आपने सही किया होगा, ये देख लो। हाँ, कुछ बच्चों ने पिक्चर्स सेंड किए हैं, उन्होंने सही किया है। हाँ भाई, एक सवाल है पेटेंट, देखो सुनो बेटा, जिसने ही पूछा है, पेटेंट ऑलरेडी 10,000 पे नजर आ रहा है, ऑलरेडी इसकी समझ लो कॉस्ट 10,000 है, या उसकी एनबीवी 10,000 है, ठीक है, और उसकी फेयर वैल्यू अलग से गिवन है 12, फेयर वैल्यू 12 गिवन है, तो उसका रिकवरेबल अमाउंट भी 12 से ऊपर ही होगा ना, जब सिर्फ फेयर वैल्यू 12 है तो रिकवरेबल अमाउंट 12 होगा या उससे ऊपर ही होगा। तो आपने यहीं से चेक कर लिया कि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो किसी ने कहा इसको फेयर वैल्यू के ऊपर रिवैल्यू कर दो, नहीं, रिवैल्यू तब करते हैं जब रिवैल्यूएशन मॉडल वाली पॉलिसी हो, जबकि इस सवाल में मैंने पॉलिसी लिख दी थी कॉस्ट मॉडल, इस सवाल में मैंने पॉलिसी लिख दी थी कॉस्ट मॉडल, तो बस तो चेक किया और आपने कहा एवरीथिंग इज परफेक्ट, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो इसके ऊपर इंपेयरमेंट क्यों दें, जब इसको सेपरेटली चेकअप कर लिया इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो इस पे बेचारे पे अपॉर्शन करके इंपेयरमेंट क्यों दें, गलत हो जाएगा ना।
और पेटेंट इज बेसिकली इंटेंजिबल एसेट। हाँ, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट होता है, जैसे कुछ लोगों के पास फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी अभी अपने हाथ से एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन लिखा। एक बार एक टेक्निकल सवाल आया था पास्ट पेपर का, उसको बहुत ही अच्छी तरह सीख लेना। जरा सा उसमें गेम टिल्ट होगी, उसको सीख लेना अच्छी तरह। मैं मिसालें दूंगा आपको। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप देखें, आपके पास, मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपके पास एक सीजीयू की कैरिंग वैल्यूज गिवन है। आपके पास एक सीजीयू की कैरिंग वैल्यू गिवन है, गुडविल गिवन है, प्लांट गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, पेटेंट गिवन है और कैश गिवन है। ओके, टोटल गिवन है 74। टोटल कितनी गिवन है? 74,000 आपके सामने टोटल अमाउंट गिवन है। अब पहले आपने कंपेयर करके टोटल इंपेयरमेंट निकाल लो। चलो ये देखो, कितनी है? कितना है? 74 माइनस 55 इज 90। ठीक है बेटा, टोटल इंपेयरमेंट आ रही है 19,000। टोटल इंपेयरमेंट आ रही है 19,000 प्लीज। अब ये एलोकेट होगी, हाँ ये एलोकेट होगी। अब देखें सवाल की थ्योरी पढ़ें, बड़ी डिफरेंट सी थ्योरी है सवाल की। देखें, रीजन ऑफ इंपेयरमेंट वाज ब्लास्ट। बेटा जो इस सवाल में अभी आपने सारी इंपेयरमेंट टेस्टिंग वगैरह की ना, उसकी वजह थी इस इदारे में एक ब्लास्ट हुआ था, कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई बॉम्ब फटा था, कुछ हुआ था। रीजन ऑफ इंपेयरमेंट वाज ब्लास्ट। पढ़ें, the blast, please also destroyed one of the plant। इसका मतलब बहुत सारे प्लांट होंगे, इसका मतलब बहुत सारे प्लांट होंगे। the reason of impairment was blast and the blast destroyed one of the plant with the carrying value of 5,000 to the point of no use। नहीं समझे? एक मिनट, ऐसा ब्लास्ट हुआ कि बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे, उसमें से एक प्लांट चूरा चूरा हो गया, बिल्कुल सिफर हो गया, सिफर हो गया। तो जो प्लांट नजर आ रहा है जीरो हो गया, चूरा चूरा हो गया, उसको पहले खत्म कर दूं, उसको अलग से सेपरेटली अलग कर दूं, उसको सेपरेटली इंपेयरमेंट दे दूं। तो मैंने क्या करा, इधर देखो मैंने क्या करा, इधर देखो सामने देखो, मैंने यहां इंपेयरमेंट की हेडिंग दी, सब देखें, यहां देखें, और इस पे लिख रहा हूं इंपेयरमेंट 1। इस बार मैं 2 राउंड में इंपेयरमेंट करूंगा, देखना सवाल डिफरेंट है। मैंने इस 30,000 के प्लांट में से पहले 5,000 अलग कर दिए, ठीक है, तो ये बचे 25,000। ठीक है, 5,000 का प्लांट टोटली अलग कर दिया। इसको अब आप यूं सोचें, मैं एक मिसाल देके समझाता हूं। अज्यूम करें जिस रूम में मैं बैठा हूं मेरी क्लासरूम है, मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, सही है। इस रूम में 5 एसी लगे हुए हैं। यूं सोचो कि मैं जिस रूम में बैठा हूं उसमें 5 एसी लगे हुए हैं। तो जब ब्लास्ट हुआ या आग लगी तो एक एसी तो चूरा चूरा हो गया। तो जो एसी चूरा चूरा हो गया उसको तो पहले ही अलग कर दो, वो तो ऑब्वियस इंपेयरमेंट गया। लेकिन अभी भी बाकी 4 एसी पड़े हैं, बाकी 4 एसी पड़े हैं, उसको प्रोरेटा बेसिस पे करेंगे, उसको अपॉर्शनमेंट में लेंगे, क्योंकि मैंने एक एसी को अलग से राइट ऑफ कर दिया ना, बाकी 4 तो रह गए ना, तो उनको अभी वो अपॉर्शन में लेंगे। इस बार ये टोटल फुल एंड फाइनल नहीं हुआ। तो 30 में से 5,000 का एक प्लांट निकाल दिया, बाकी 25 को अभी करना बाकी है। बाकी 25,000 का मतलब 4 एसी अभी लगे हुए हैं और उन पे अपॉर्शनमेंट जाएगी। सही, तो ये मैंने पहले सेपरेटली साइड ऑफ किया। अब एक और काम बताता हूं, इन्होंने पेटेंट की सेपरेट वैल्यूएशन दी हुई है। देखो पेटेंट कितने का है, फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट 13,000। बताओ, इधर आओ, पेटेंट ऑलरेडी 15 का नजर आ रहा है। अब मैं इसको, उसकी रिकवरेबल अमाउंट समझ लो 13,000 है, तो 2,000 की इंपेयरमेंट इसके हिस्से में आई। हाँ ऑब्वियस इंपेयरमेंट हो गई, ऑब्वियस इंपेयरमेंट हो गई। हाँ, अब बताओ इसके बाद गुडविल भी फुल राइट ऑफ होती है, गुडविल फुल राइट ऑफ होती है, 4,000 रुपए की गुडविल भी निपटा दी, ठक। ठीक है, ये मेरा, इसको मैंने नाम रखा, मैंने अपनी जबान में राउंड 1 इंपेयरमेंट, ये पहला राउंड खेला। पहले राउंड में मैंने किन किन को निपटाया, मेरी तरफ देखो। पहले राउंड में मैंने ऑब्वियस इंपेयरमेंट निपटा दी, ऑब्वियस इंपेयरमेंट निपटा दी और गुडविल को क्लीन कर दिया। अब बाकी चीजें एज इट इज कॉपी करो। देखो बिल्डिंग वही एज इट इज कॉपी हो गई। कैश तो सबको पता है कि कैश के हिस्से में तो कभी इंपेयरमेंट आती नहीं है, यहाँ कैश भी एज इट इज कॉपी कर दिया। अब मैंने लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने लिखा इंपेयरमेंट 2,
इम्पेयरमेंट 2, ये राउंड 2 है, ये राउंड 2 ऑफ इम्पेयरमेंट है, राउंड 2 ऑफ इम्पेयरमेंट है। सही। अब जरा देखो, मैं जरा इम्पेयरमेंट लेस करूं। 19,000 में से 5,000 मैंने किसको दी? प्लांट को दी, जो खराब खत्म हो गया था। 2,000 मैंने दी पेटेंट, पेटेंट फुल एंड फाइनल हो गया खत्म। और मैंने 4,000 दी गुडविल को। 4,000 किसको दी? गुडविल को। कोई बता सकता है कि रिमेनिंग इंपेयरमेंट कितनी आई? कोई बता सकता है कि रिमेनिंग इंपेयरमेंट कितनी आई? 19 में से निकालने होंगे 11। सही। 8,000 की रिमेनिंग इंपेयरमेंट आ गई। 8,000 की रिमेनिंग इंपेयरमेंट आ गई। 8,000 की रिमेनिंग इंपेयरमेंट आ गई। रिमेनिंग इंपेयरमेंट को आप एलोकेट कर देंगे। रिमेनिंग इंपेयरमेंट को आप एलोकेट कर देंगे रिमेनिंग एसेट्स पर प्रोरेटा बेसिस में। रिमेनिंग इंपेयरमेंट को आप एलोकेट कर देंगे रिमेनिंग एसेट्स पर प्रोरेटा बेसिस में। मैं 1-2 मिनट, 1 मिनट खामोश, देखो पहले पेट भर के। प्लांट को पहले जो जल गया था उसको अलग से निपटा दिया, बाकी रह गए यहाँ। गुडविल निपटा दी, पेटेंट को अलग से ही निपटा दिया। पेटेंट तो खत्म, फुल एंड फाइनल हो गया, वो तो हो गया, फेयर वैल्यू पे आ गया। कैश को इंपेयर करते नहीं है। अब जो रिमेनिंग इंपेयरमेंट बची है वो दो रिमेनिंग एसेट्स पर अपॉर्शन करेंगे। बताओ कौन कौन से होंगे वो, सोचो। वो दो रिमेनिंग एसेट कौन कौन से होंगे? वो दो रिमेनिंग एसेट्स में होगा, एक इधर देखो, एक होगा वो प्लांट, 4 प्लांट रह गए थे ना, 4 मैंने जो अपनी एग्जांपल में 4 एसी, और ये बिल्डिंग। पेटेंट फुल एंड फाइनल हो चुका है, इसको छोड़ दो, और कैश भी हो चुका है। तो बस 25, 20 और 25 इन दोनों को ऐड करो, और अब वही अपॉर्चुनमेंट जो करते थे। तो 20 और 25 कितना होता है? 45। चलो मैं यहां कर रहा हूं, इधर ही कर देता हूं। पहले करता हूं प्लांट, प्लांट के लिए करना है। प्लांट का हो जाएगा 25,000 डिवाइड बाय दोनों 45,000। और बिल्डिंग का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रिमेनिंग इंपेयरमेंट कितनी? 8,000। चलो बिस्मिल्लाह। चलो डबल फोर डबल फोर, सही है। 3,556, ये लो, सही। अब मैं राउंड 2 की इंपेयरमेंट यहाँ एलोकेट करता हूँ। इधर देखो, इसके हिस्से में अब आई है कितनी? 4,444 आई है, सही। और इसके हिस्से में आई है 3,556। चलो, चलो भाई, अब ये तो जीरो हो गया था, ये 13,000 एज इट इज आ जाएंगे। एक मिनट, ये 13,000 एज इट इज आ जाएंगे। ये 5,000 भी एज इट इज आ जाएंगे। 25,000 में से, अच्छा, ये 16,444 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा सही। चलो टोटल करो, अभी तुम्हें मिल जाएगा। ये 55,000 पे डॉट आ गया, 55,000 पे डॉट आके रुका। तो ये एक डिफरेंट सवाल था, एक बार पास्ट पेपर में आ चुका है, एक नहीं बल्कि 2 बार पास्ट पेपर में आ चुका है। 2 बार पास्ट पेपर में आ चुका है ये रहा सवाल, ठीक है। यानी इसमें इसने ऐसी कहानी सुनाई कि एक प्लांट पूरा खत्म हो गया, 5 में से एक प्लांट पूरा खत्म हो गया, तो उसको पहले सेपरेटली निकाल दिया, और बाकी प्लांट को फिर प्रोरेटा बेसिस पे आपने लिया। एक सवाल आया है,
अगर ये टोटल प्लांट की कैरिंग वैल्यू 5000 होती तो बस जीरो कर देते प्लांट को, 5 - 5 जीरो कर देते। हाँ, फिर एक ही प्लांट होता है इसका मतलब। एक सवाल आया है कि क्या नॉन करंट एसेट नेट करंट एसेट क्या हमेशा कैश होगा? नहीं, हमेशा कैश नहीं होता वो, लेकिन बस नेट करंट एसेट्स को हम वो नहीं करते, इम्पेयरमेंट उस पर नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे होते हैं, वो लिख के दे देता है और स्टेटेड एट फेयर वैल्यू। नहीं भी लिख के देता तो ये डीम्ड है कि वो फेयर वैल्यू पे। सही है। उसमें जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री पे IS2 अप्लाई होता है। एक सवाल एक और आया है, सर पेटेंट को अलग से क्यों कर दिया? क्योंकि पेटेंट पे ऑब्वियस इंपेयरमेंट हो गई ना, उसकी सेपरेटली वैल्यूएशन गिवन थी। तो जिस चीज की भी सेपरेट वैल्यूएशन गिवन है उसके लिए अंदाजे की जरूरत ही नहीं है। देखो, सोचो, सब गहराई में जाओ। देखो, आखिरी स्टेप में तो हम अपॉर्शनमेंट करते हैं ना, वो तो एक एवरेज होता है। आखिरी स्टेप में तो हम अपॉर्शनमेंट करते हैं, वो एक एवरेज होता है, वो रियलिटी नहीं है, वो एक अंदाजा है। हाँ, तो अगर वाकई कोई चीज नजर आ रही है उसकी रियल वैल्यूएशन गिर गई तो रियलिटी बेस करो। तभी तो स्टैंडर्ड ने पहले स्टेप में बोला ऑब्वियस इंपेयरमेंट, ऑब्वियस इंपेयरमेंट, कि जिसकी असलियत पता लग गई तो उसको तो असली अमाउंट पे ही ले आओ ना। ठीक। ठीक। अब इस एक IS की एंडिंग नोट मुझे बताना है, फिर मैं आपको पास्ट पेपर और किट पे लाता हूँ। ठीक है, किट भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे, इसमें भी लिख दे लगा दिए। सुने भाई, यहाँ देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें बेटा। वैसे मैंने जब आपको IS शुरू कराया था, वैसे जब आप लोगों को IS स्टार्ट कराया था, उस टाइम मैंने आपको क्या बोला था? जब मैंने IS स्टार्ट कराया था तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि 3 स्टेप्स हैं, कि पहले हिंट मिलती है, इशारा मिलता है, इंडिकेशन मिलती है। हिंट, इशारा, इंडिकेशन मिलती है, फिर आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हो और फिर पता लग जाता है इंपेयरमेंट है या नहीं। लेकिन याद रखना, आप देखो, कान खोलो, 3 एसेट्स IS36 कहता है ऐसे हैं। कान खोलो, 3 एसेट्स IS36 कहता है ऐसे हैं कि जिन पे कोई हिंट मिले ना मिले। 3 एसेट्स IS36 कहता है ऐसे हैं जिन पे कोई हिंट मिले ना मिले, इशारा मिले ना मिले, इंडिकेशन मिले ना मिले। उन 3 एसेट्स के लिए साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना फर्ज है। इंपेयरमेंट करना नहीं, इंपेयरमेंट टेस्ट करना उन पे फर्ज है। 3 एसेट्स पे उसने फर्ज कर दिया है। बाकी तमाम एसेट्स पे तो इंपेयरमेंट की हिंट मिलेगी तभी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना। बाकी दुनिया भर के जितने भी एसेट्स हैं उन पर इंपेयरमेंट की हिंट मिलेगी तब इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना। लेकिन 3 एसेट्स ऐसे हैं कि जिन पर कोई हिंट मिले ना मिले, इशारा मिले ना मिले, इंडिकेशन मिले ना मिले, उनकी हर हाल में एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज है। उनकी हर हाल में एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज है। नंबर वन परचेज गुडविल। नंबर 1 परचेज गुडविल। जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में, कंसोलिडेशन में पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करती है तो गुडविल पे करती है ना चलते हुए बिजनेस को खरीदते वक्त। तो ये वाली गुडविल को साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्ट करना फर्ज होता है। नंबर 1। नंबर 2, बाकी सिर्फ मैं नाम पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो IS जब पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आ जाएंगे। इनटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ, वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी फाइनाइट लाइफ नहीं है उसको भी साल में एक बार इंपेयरमेंट टेस्ट करना फर्ज है। और नंबर 3, इनटेंजिबल एसेट नॉट
yet available for use, intangible asset not yet available for use, not yet available for use। मैं सिर्फ इशारा देता हूं, आप लोगों ने बचपन में IS 38 में कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट पढ़ा था कि डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती थी, तो जब तक वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होता था तो आप उसकी एमोटाइजेशन स्टार्ट नहीं करते थे ना, तो तब तक वो नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज कहलाता है, नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज कहलाता है। तो ये तीन एसिड्स के नाम बेटा कभी भी आ जाए ना, तो इन तीन एसिड्स पर साल में एक दफा इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज रखी गई है। इन तीन एसिड्स पर साल में एक दफा इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज है, चाहे कोई हिंट हो या ना हो, इशारा हो या ना हो। उसकी लॉजिक भी देता हूं, लॉजिक दूं, क्योंकि यही वो तीन एसिड हैं जो एमोटाइज नहीं होते। ये तीन वो एसिड हैं जो डेप्रिशिएट या एमोटाइज नहीं होते। तो जब ये डेप्रिशिएट और एमोटाइज नहीं होते ना, तो फिर इन पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग उसने फर्ज कर दी, एहतियात है। राइट, याद रखना ये थियोरेटिकल पॉइंट है, ये थियोरेटिकल पॉइंट नहीं भूलना। चलो बिस्मिल्लाह करें। अब यहां से मैं एग्जाम किट की तरफ आ रहा हूं, आ जाए। ये सवाल आपके सामने है, मैं आपको गिन के अब टाइम दूंगा, उसमें कर लिया तो कर लिया, 3 मिनट का एक एमसीक्यू का टाइम होता है समझ लो। तो आप क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दोनों मुझे करके दें, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। 23 और 24 आप मुझे करके दें जल्दी, आपके सामने भी और आपके मोबाइल पे भी ये भेजा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे मैंने इस वक्त ये सवाल छोड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 सीजीयू का सवाल है, 23 और 24 सीजीयू का सवाल है, करके दें। ठीक है, 23 और 24 कनेक्टेड सवाल है सीजीयू के, करके दें। चलें स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करें।
चलें जी, मैं डिस्कस करता हूं। आपके पास ये पूरा कंप्लीट सीजीयू नजर आ रहा है। अगर आप इस सीजीयू को टोटल करो ना, अगर आप थोड़ा सा इस सीजीयू को टोटल करो तो हो जाएगा 600, एक मिनट, नहीं 700 प्लस 950 प्लस 2300 प्लस 800 देन 430 5180। आपके पास कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू आ जाएगी टोटल 5180। पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट कितना है? ये रहा 4 मिलियन। ये नजर आया? रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू 4000। स्टेप नंबर 1, टोटल इंपेयरमेंट निकाल लें। टोटल इंपेयरमेंट निकाल लें, यह आएगी 1180। सबसे पहला स्टेप क्या है? टोटल इंपेयरमेंट निकाल ली, टोटल इंपेयरमेंट आ गई 1180। अब मेरी तरफ देखें, सवाल में मैंने एक चीज हाईलाइट कर दी है कि कंपनी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है। कॉस्ट मॉडल आपको याद है हम सेपरेट वो करते थे। सबसे पहले हम वो करते थे, क्या कहते थे? इधर देखें, सबसे पहले हम करते थे ऑब्वियस इंपेयरमेंट, याद है? तो अगर किसी एसेट की सेपरेट वैल्यूएशन गिवन है तो उसको निपटा दो। मैंने पिछले सवाल में पेटेंट पे एक दो सवाल पहले कराया था। तो बताओ, ये देखो, अ रीसेंट वैल्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग शोड दैट बिल्डिंग एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 2.5 मिलियन, यानी 25 लाख। बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 25 लाख है। 2.5 मिलियन इज 25 लाख। इधर देखो, जबकि बिल्डिंग राइट नाउ कितने पे नजर आ रही है? 23 लाख। बिल्डिंग 23 लाख पे नजर आ रही है। कान खोल लें प्लीज। बिल्डिंग 23 लाख पे नजर आ रही है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 25 लाख। तो क्या उसके अंदर कोई वैल्यू गिर रही है? नहीं ना। तो बेटा बिल्डिंग इसका मतलब परफेक्ट है। बिल्डिंग इज परफेक्ट। बिल्डिंग को मत छेड़ना। बच्चे ने कहा रिवैल्यू कर दो ना, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। मैंने कहा नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, कॉस्ट मॉडल की पॉलिसी है। तो बस आपने इंपेयरमेंट के लिए चेक किया तो इंपेयरमेंट नहीं हुई बिल्डिंग में, कोई इंपेयरमेंट। तो बिल्डिंग एज इट इज 23 लाख की रहेगी एंड तक। आंसर चेक कर लो, ये रहा ए, ये रहा आंसर। टू द नियरेस्ट 1000 व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बिल्डिंग फॉलोइंग द इंपेयरमेंट रिव्यू। इंपेयरमेंट रिव्यू भी कर लिया, उसके बाद भी बिल्डिंग 23 पे ही रहेगी ना, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यूएशन तो उससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब उसके अंदर कोई खामी नहीं है। जैसे ऊपर एक दो सवाल पहले मैंने पेटेंट के लिए नहीं कराया था कि पेटेंट 10,000 का हमारे पास था और उसकी फेयर वैल्यू 12 थी, तो बस वो सही था, उसमें कोई मसला नहीं था। तो इसका आंसर है ए। बिल्डिंग 23,000 पे रिकॉर्ड होगी। बिल्डिंग 23,000 पे रिकॉर्ड होगी और बिल्डिंग पे अब कोई इंपेयरमेंट नहीं आएगी। बिल्डिंग पे कोई इंपेयरमेंट नहीं आएगी, पक्का, फुल एंड फाइनल। यानी अगर मैं 3 कॉलम बनाऊं ना, मैं अगर 3 कॉलम बनाऊं, ये देखो, तो बिल्डिंग मेरे प्यारे बच्चों एज इट इज आ जाएगी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है? इसने ये भी लिखा हुआ है अदर नेट एसेट्स। अदर नेट एसेट का मतलब अदर नेट करंट एसेट। अदर नेट एसेट आर एट द रिकवरेबल अमाउंट। ये भी ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट पे ही है। ये भी ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट पे है 430। इनमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब मैं गुडविल को, आपको पता है, फुल राइट ऑफ करते हैं। गुडविल को फुल राइट ऑफ करते हैं, याद है? हाँ। तो बेटा देखो, इसमें से 700 गुडविल को दे दिया। टोटल इंपेयरमेंट में से 700 गुडविल को देगा, दे दिया, तो कितना रह गया? मेरे ख्याल से ये बचा 480। रिमेनिंग इंपेयरमेंट बची है, रिमेनिंग इंपेयरमेंट बची है 480, यही है? हाँ। अब रिमेनिंग इंपेयरमेंट किन दो एसेट्स पे अपॉर्शन होगी? आंखें खोलो। रिमेनिंग इंपेयरमेंट किन दो एसेट्स पे अपॉर्शन होगी? एक पे होगी प्लांट और एक इंटेंजिबल, बस ये दो पे होगी। रिमेनिंग इंपेयरमेंट बचे हुए दो एसेट पे होगी। बिल्डिंग पे तो होगी नहीं, बिल्डिंग पे तो होगी नहीं, बिल्डिंग पे तो होगी नहीं। हाँ, बिल्डिंग को तो आपने अलग से सेपरेट डील कर लिया। तो अब दो एसेट बच गए, प्लांट और इंटेंजिबल, इस पे हो जाएगी। तो प्लांट और इंटेंजिबल का फ्रैक्शन बना के दूं? 950, एक की वैल्यू, एक की 800। एक की कैरिंग वैल्यू 950 है, एक की 800 है। चलो देखो, मैं दोनों के बना देता हूं आपके लिए। यहां देखें, मैंने यहां लिखा, एक तरफ लिखा प्लांट और एक तरफ लिखा इंटेंजिबल्स। एक यहां लिख देता हूं, ठहरो। सही? देखो बेटा, ऊपर लिखा प्लांट का कितना है, देखो, प्लांट का है 950 डिवाइड बाय 950 और 800, 1750। ठीक है? और इसका है 800 है ना, इनटेंजिबल का होगा 800 डिवाइडेड बाय 1750। रिमेनिंग इंपेयरमेंट कितनी कितनी है? 480।
रिमेनिंग इंपेयरमेंट 480 की है, चलो निकाल लो, देख लेते हैं, पूरा ही सॉल्व कर देता हूं, कोई मसला नहीं है। टू 260 इसके हिस्से में आ गई 0.571, और इसके हिस्से में कितनी आएगी 480 इंटू 800 डिवाइड बाय 1750, 219.428। ठीक है, चलो अब ये पोस्ट कर दूं, ऊपर पोस्ट करते हैं, ये देखें दोनों की, आपने प्लांट और इंटेंजिबल की निकाल ली, पोस्ट करूं, इसकी आएगी 2, एक मिनट, 260,571, और इसकी आएगी कितनी 219,428। इसने क्या मांगा है देखो, इसने मांगा है प्लांट की वैल्यूएशन मांगी है, देख लेते हैं प्लांट क्या आ जाएगा 950,000 माइनस 260,571, 923,429 समथिंग सम, ये आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। नहीं ये मेरे पास क्यों, एक मिनट ठहरो यार, कोई गलती कर दी है। इलेवन एट्टी माइनस 700 करो, एक मिनट ठहरो 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 ठहरो, 11, अच्छा मैंने वो कैलकुलेशन गलत की है, सॉरी, ये 950, एक मिनट बेटा, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया, 950 माइनस 260.571, 689, हाँ ये गलत लिख दिया था मैंने, 689 आंसर आएगा, 689,000, और बाकी राउंडिंग ऑफ एरर है, ये आंसर है, ये रहा आंसर। इसने बोला टू दी नियरेस्ट 1000, टू दी नियरेस्ट 1000, तो आंसर ये रहा 689, ये रहा सी इज द आंसर। ठीक है, ओके, ये देख लो, क्या किसी अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह के वली ने ये काम किया था, कोई ऐसा बच्चा था जिसने किया था, बात समझ गए, वही वाली चीजें जो अभी हमने पढ़ी थी वही अप्लाई हो गई, किसी ने क्या ये किया था। 23 का आंसर है ए और 24 का आंसर है सी। देखो एक सवाल आया है, सर हम रिमेनिंग इंपेयरमेंट को इंटेंजिबल्स में क्यों अपॉर्शन कर रहे हैं, उसको भी राइट ऑफ कर दे, नहीं वो गुडविल थोड़ी है, हर इंटेंजिबल एसेट गुडविल थोड़ी होता है, कोई और इंटेंजिबल भी हो सकता है, पेटेंट या कुछ भी हो सकता है। हाँ, गुडविल को बस हम राइट ऑफ करेंगे, गुडविल हो या ब्रांड हो उसको राइट ऑफ करेंगे बेटा, सही है। तो अदर इंटेंजिबल एसेट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक, कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई पेटेंट हो सकता है, तो जब तक उसकी सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है इसका मतलब उसको अपॉर्शन करना है आपने। हाँ जी, बाकी लोग बात समझ गए। चलो बेटा, एक्टिव 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 हो गया भाई, ग्रीन सिग्नल दें। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25 एक
पीस ऑफ केक है, हो जाएगा। 25 में कुछ भी नहीं है। 25 करो, 26 करो, चलो 25 26 करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 25 26 25 एंड 25 इज वेरी इजी, 1-2 मिनट का है। 26 लेगा थोड़ा सा टाइम। 25 एंड 26 प्लीज। ट्वेंटी फाइव एंड 26 करें बेटा, जल्दी जल्दी स्टार्ट। गुड, आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। चलो बेटा, सुने क्या स्टोरी है। A vehicle was involved in an accident exactly halfway through the year. The vehicle cost 10,000 and had a remaining life. ये सब फजूल चीजें इस सवाल में। फॉलोइंग द एक्सीडेंट, जैसे ही एक्सीडेंट होगा आप इंपेयरमेंट की हिंट निकालोगे। हाँ, आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे और इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते वक्त आप निकालते हो रिकवरेबल अमाउंट। तो एक तरफ आप लिखते हो वैल्यू इन यूज, ये रही VIU, और एक तरफ रखते हो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सही है, याद है? एक तरफ रखते हो VIU और एक तरफ रखते हो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसका हायर लेते हो, इसका हायर, तो इसका हायर है इसका हायर है 6,500। ठीक है, इसका हायर है 6,500। डन, इसका हायर है 6,500, पक्का डन। अब 26 देख लें। 26 वही CGU वाला सवाल है। पहली चीज, कंप्लीट CGU की कैरिंग वैल्यू है 3 लाख और उसका रिकवरेबल अमाउंट है 2 लाख। देख लो, 3 लाख इज द कैरिंग वैल्यू, 2 लाख इज द रिकवरेबल अमाउंट। तो पहले स्टेप में आपके पास आ जाएगी टोटल इंपेयरमेंट आ जाएगी हुजूर वाला 1 लाख की। टोटल इंपेयरमेंट आ जाएगी 1 लाख की आ जाएगी। टोटल इंपेयरमेंट 1 लाख की आ जाएगी। अब सुने, एलोकेट कैसे करोगे? एलोकेट करते वक्त
गुडविल को फुल राइट ऑफ करेंगे, देखें यही कर देता हूं ना। गुड नेट करंट एसेट ऑलरेडी देखो आगे लिखा है एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो नेट करंट एसेट को कुछ भी नहीं देंगे। ये देखें गुडविल को पूरा 50,000 से खत्म कर देंगे, नील हो गई। हाँ 1,00,000 में से 50,000 की इंपेयरमेंट गुडविल को मिल गई। चलो जी कितनी रह गई, 50,000 की रिमेनिंग इंपेयरमेंट रह गई। ये रिमेनिंग इंपेयरमेंट, रिमेनिंग जो एसेट्स बचे हैं, रिमेनिंग अब 2 ही एसेट बचे हैं, एक बचा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बचा है, और एक बचा है पेटेंट, इन दोनों को मिल जाएगी। फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे इनके, फ्रैक्शंस बेटा ऐसे बनेंगे, देखो पीपीई का फ्रैक्शन मैं बना के देता हूं तुम्हें। पीपीई का बनेगा 2,00,000 ऊपर और नीचे बनेगा 220 मल्टीप्लाई बाय कितनी है 50,000। बस यही कैलकुलेट करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो मांग रहा है, करो। 50,000 इंटू 45454, ये रहा, इसके हिस्से में आया 45454। चलो 2,00,000 में से निकाल दो ये। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आया है ए, देख लें बच्चों पूरा सवाल। अच्छा एक बात याद रखना, कितनी बार बोला है एमसीक्यू में, यू डोंट नीड टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ बस जितना मांगा है उतना करो, जितना मांगा है उतना करो, आगे निकल जाना। जितना मांगा गया है उतना करो, दैट्स इट, मोर देन इनफ। जितना मांगा है उतना करो, मोर देन इनफ है। अब उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। चलो अब ये 27 करो, 27 करो जल्दी, 27 का आंसर दो। सोचो ये थ्योरी कल बिल्कुल जोरदार पढ़ाई है, थ्योरी कल आप लोगों को पढ़ाई है फुल टाइम, करो। अच्छा IS2 आपको पता है IS2 क्या कहता है, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, IS2 करो ये। 27 का आंसर दो। चलो मैं डिस्कस करूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इतना बड़ा बड़ा नॉट लिखा है, यानी बाकी 3 होंगे एक नहीं होगा, बाकी 3 होंगे एक नहीं होगा, इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। इन चारों में से 3 चीजें इंपेयरमेंट की हिंट है, 3 चीजें इंपेयरमेंट का सबब है, एक नहीं है। चलो एडवांसेस इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन एसेट इज एम्प्लॉयड हैव एन, हाँ ये है बिल्कुल। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नया मॉडल आता है, तो पुराने मॉडल की वैल्यू गिरती है, तो ये इंपेयरमेंट की हिंट है। और इसने बोला है कि वो पॉइंट उठाओ जो इंपेयरमेंट की हिंट ना हो, तो ये तो इंपेयरमेंट की हिंट है ना, तो ये आंसर नहीं है। नंबर 2 इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल ये भी इंपेयरमेंट की हिंट है, पढ़ाया था, लिखवाया भी था। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिस्काउंट फैक्टर छोटा, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिस्काउंट फैक्टर छोटा छोटा हो जाता है, और डिस्काउंट फैक्टर छोटा छोटा होता है तो प्रेजेंट वैल्यू भी छोटी छोटी हो जाएगी, तो वैल्यू इन यूज गिरेगी ना।
तो ये इंपेयरमेंट की हिंट है, तो ये भी आंसर नहीं है। सी, ये भी टेक्निकल वाला, द कैरिंग वैल्यू ऑफ एंटिटीज नेट एसेट्स यानी हमारी इक्विटी इज हायर देन द एंटिटीज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस। मार्केट वाले हमें कम में खरीदने को तैयार है और हम अपनी इक्विटी ज्यादा पे दिखा रहे हैं, तो ये भी इंपेयरमेंट की हिंट है कि कोई गड़बड़ है आपकी कंपनी में। तो ए बी सी तो हिंट है, ए बी सी तो हिंट है। डी देखते हैं, डी वैसे इसका आंसर है, लेकिन पढ़ो। द एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू फायर डैमेज ऑल्दो इट्स वैल्यू ग्रेटर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। समझाता हूं। IS 2 कहता है इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सुनो इधर देखो, मैं समझाता हूं। मैंने एक इन्वेंट्री ली थी 100 रुपए की और उसकी एनआरवी थी 180। मैंने इन्वेंट्री 100 रुपए की ली थी, उसकी एनआरवी थी 180। तो इन्वेंट्री लोअर पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी। अचानक से आग लगी, इन्वेंट्री की एनआरवी गिरी, लेकिन एनआरवी गिर के अब 130 पे आ गई। एनआरवी गिर के कितने पे आ गई? 130 पे आ गई। अभी भी कॉस्ट से ऊपर ही है ना, अभी भी कॉस्ट से ऊपर ही है। तो अभी भी अगर मैं लोअर पे रिकॉर्ड करूंगा तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी ना। अभी भी लोअर पे रिकॉर्ड करूंगा, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट एनआरवी एंड कॉस्ट, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी ना। तो कोई इसकी वैल्यू नहीं गिरेगी, इसके ऊपर कोई इंपेयरमेंट का इफेक्ट नहीं होगा। और एक और बात भी बोल दूं, IS 2 पे वैसे भी इन्वेंट्री पर IS 36 अप्लाई नहीं होता। इन्वेंटरी का अपना IS है ना, इन्वेंट्री पे तो IS 36 अप्लाई नहीं होता। इन्वेंट्री का अपना IS है, इन्वेंट्री पे IS 36 अप्लाई भी नहीं होता। सही, तो आंसर इज डी 27। आंसर इज डी। आई होप आप लोगों ने खुद किया होगा ये। अब आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा रहा हूं। अगला सवाल करो, मजे से करोगे अभी यार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो अब करो, ये दो सवाल करो बस, ये दो सवाल हैं एंड के, 28 एंड 29। 28, ये 30 कोई 30 जो है ना, ये कोई और IS का सवाल है, IFRS 5 का सवाल है, ये भी आपने नहीं पढ़ा हुआ। 29 करके दो, चलो 28 और 29 करके दो, करें स्टार्ट। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को क्या? हेलो, क्या वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? वॉइस बताएं। ओके सही है, ठीक है ठीक है, थैंक यू। करें क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, तो आप लोगों ने F2 में एक चीज पढ़ी है, एन्यूटीज। एन्यूटीज अगर सेम कैश फ्लोज हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मिल रहे हो,
सेम कैश फ्लोज और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मिल रहे हो तो सच सीरीज ऑफ पेमेंट्स आर कॉल्ड एन्युटीज। चलो मैं 28 पहले करा रहा हूं। 28 थोड़ा सा कैलेंडर रीड करना आना चाहिए। रिले एक्वायर्ड नॉन करंट एसेट ऑन 1 अक्टूबर X9 डेट याद रखना X9 को बाय किया है एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख कितने का बाय किया है विच हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स जो जब फाइनाइट जिंदगी है तो डेप्रिशिएट भी होगा और रेजुअल वैल्यू 0 है। ठीक है। द एसेट हैड बीन करेक्टली डेप्रिशिएटेड अप टू 30th सितंबर Y4। एक मिनट देखो X9 के बाद क्या आता है 9 आ गया ना तो अल्फाबेट चेंज होगा। X9 के बाद आता है Y0 इधर गिनो X9 के बाद आता है Y0 Y1 Y2 Y3 और Y4 5 साल हो गए। देखो पूरे 5 साल हो गए। फिर गिनो X9 के बाद आता है Y0 Y Y2 Y3 और Y4 पूरे 5 एसेट जिस दिन से आपने खरीदा था और आज जिस दिन इंपेयरमेंट की हिंट मिली है 5 साल हो चुके हैं। 5 साल बाद इंपेयरमेंट की हिंट मिली है तो पहले 5 साल डेप्रिशिएट करना नॉर्मल। अब बताओ एट दैट डेट द एसेट वाज डैमेज। देखो डैमेज होना इंपेयरमेंट की हिंट है। डैमेज होना इंपेयरमेंट की हिंट है। एंड एन इंपेयरमेंट रिव्यू वाज परफॉर्म्ड ऑन 30 सितंबर Y4 द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट लेस कॉस्ट टू सेल वाज 30,000। बेटा जब भी इंपेयरमेंट की हिंट मिलते हैं तो रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं ना तो रिकवरेबल अमाउंट में एक चीज हमें चाहिए होती है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। तो अब बताओ 10 साल एसेट की लाइफ थी। 10 साल एसेट की लाइफ थी और 5 साल गुजर गए। तो जब 10 में से 5 साल गुजर गए तो अभी 5 साल रहते हैं ना। तो क्या कह रहा है द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज वाज 8,500 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। हर साल 8,500 मिलेंगे। हर साल 5 साल तक 8,500 हर साल मिलेंगे। तो बेटा अगर इक्वल कैश फ्लोज मिलने के हो सेम कैश फ्लोज मिलने के हो और such series of payments are called annuities। such series of payments are called annuities। याद है। तो अब आपको उसने क्या दिया हुआ है 5-year annuity of $1 at 10% would have present value of 3.79 3.79 3.79 3.79 ओके राइट। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एकदम प्रेजेंट वैल्यू न्यूज आ जाएगा। तो अब देखो मैं आपको सॉल्व करता हूँ प्रॉपर दिखाता हूँ सॉल्व करके। आप अपने पास पिक्चर लेना चाहें तो ले लें अपने मोबाइल में ऑन देख लें। मैंने भेजा था ये सवाल। ये देखें यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर X9 को आपने 1 लाख का एसेट लिया था सही है। और देखो बेटा पूरे 5 साल गुजर गए। यहाँ देखें 30 सितंबर 30 सितंबर Y4 तक 5 साल हो चुके हैं। देखो ये पूरे 5 साल हैं। ठीक है। अब इसको डेप्रिशिएट करूं 1 साल की इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 1 लाख डिवाइड बाय 10 1,000 हाँ
तो 5 साल की कितनी आएगी? 50,000। सही है। 1 लाख माइनस 50,000, बताओ एनबीवी आ गई 50,000। 1 लाख में से 5 सालों की 50,000 डेप्रिसिएशन लेस की, तो जिस दिन इंपेयरमेंट की हिंट मिली है उस दिन की एनबीवी निकाल ली, जिस दिन इंपेयरमेंट की हिंट मिली उस दिन की कैरिंग वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे रिकवरेबल अमाउंट। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? रिकवरेबल अमाउंट। कैसे निकलता है? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, देखें, एक तरफ होती है फेयर वैल्यू माइनस सीटीएस। कितनी है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल? देख लो, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है 30,000, और दूसरी तरफ मैं निकालूंगा वैल्यू इन यूज, VIU। याद है? ये कैसे निकालूंगा? तो देखें, ये भी निकाल देता हूं। बताओ, फ्यूचर में जो कैश फ्लो मिलने के हैं, एक कैश फ्लो कितने का? एक कैश फ्लो है 8,500 का, मल्टीप्लाई एन्युटी फैक्टर, एक सिंगल एन्युटी इंटू एन्युटी फैक्टर। तो एन्युटी फैक्टर कितना था? देखो 3.79। ये देखें यार, ये रहा 3.79, मल्टीप्लाई कर दें, ये रहा। चलो भाई, ये जो चीज है ना, ये आपकी है वैल्यू इन यूज आ जाएगी 8500 32215। अब बताएं बेटा, इन दोनों का हायर क्या है? 30,000 और 32215 का हायर है 32215। ये आ गया। इन दोनों का हायर क्या है? 32215। आइए देखें बेटा, ये मैंने यहाँ लिखा रिकवरेबल अमाउंट 32215। अब आप मुझे बताएं, जिस दिन इंपेयरमेंट की हिंट मिली है उस दिन एनबीवी कितनी है? जिस दिन इंपेयरमेंट की हिंट मिली है उस दिन की एनबीवी 50,000 है, उस दिन की कैरिंग और रिकवरेबल अमाउंट है 32215, कम है ना? तो बेटा आप उसी वक्त इंपेयरमेंट होगी। वेन एवर, ये डायलॉग याद है, carrying value is greater than recoverable amount, whenever your carrying value is greater than recoverable amount, impairment is फर्ज। चलो 50,000 17785 की इंपेयरमेंट हो जाएगी। ये देख लो, अगर कोई मुझे बोले कि इंपेयरमेंट का अमाउंट निकाल दो, तो ये हो जाएगा 17785। देखते हैं उसने क्या मांगा है, मैं देख लेता हूँ। ये देख लो, इस तरह सॉल्व हुआ है ये सवाल, इस तरह ये सवाल सॉल्व हुआ है। देख लो, देख लें अच्छी तरह सब बच्चे। भाई ये वैल्यू इन यूज वाला पार्ट किसी ने बोला फिर समझा दें। इधर देखें, वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू, देखो आपने बचपन में पढ़ा है, वैल्यू ऑफ एन्यूटीज। इसका फॉर्मूला होता है एक सिंगल एन्यूटी यानी एक सिंगल कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी फैक्टर ये है। अभी भी आपको ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटीज निकालनी है, तो ये फॉर्मूला ये F2 में आपने पढ़ा है बेटा। तो आप एक सिंगल एन्यूटी कितने की थी? देखो 8,500 की थी। एक सिंगल एन्यूटी, एक सिंगल कैश फ्लो 8,500 का था, और एन्यूटी फैक्टर ये रहा। तो इसने एन्यूटी से निकलवा दिया। आपने पढ़ा है लाइफ में पास में, इसलिए इसने इस तरह दिया है। देख लें बेटा, सही। अब देखें उसने क्या मांगा है। उसने कहा है व्हाट अमाउंट वुड बी चार्ज टू P&L फॉर, सिर्फ इंपेयरमेंट का अमाउंट मांगा है। तो इंपेयरमेंट कितनी है? 17785। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 17785। 17785 इज द आंसर। 17785 इज द आंसर। किसी ने किया था ये सवाल? क्वेश्चन नंबर 28 किसी से हुआ था? बताओ।
मैसेज मी प्लीज। ठीक है जी, आखिरी सवाल बहुत आसान है, मैं हल्का सा इशारा दे देता हूं, खुद कर लीजिएगा क्योंकि मुझे वेबिनार अभी छोड़ना है। आपको 1 अप्रैल X3 की एनबीवी गिवन है, देखिए आखिरी सवाल में कैरिंग अमाउंट 1 अप्रैल की गिवन है, ईयर एंड पे ले जाओ डेप्रिशिएट करके, देखो 12.5% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस है। 12.5% रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब परसेंटेज, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है परसेंटेज ऑन। तो इसी एनबीवी पे जो एनबीवी है ना, इसी को 12.5% डेप्रिशिएट करो, ईयर एंड की एनबीवी आ जाएगी। ईयर एंड की क्या आ जाएगी? एनबीवी। फिर ईयर एंड पर आपको इंपेयरमेंट की हिंट मिलेगी, ईयर एंड पर आपको यानी इसी साल के एंड पे इंपेयरमेंट की हिंट मिलेगी। और जब भी आपको इंपेयरमेंट की हिंट मिलती है तो आप निकालते हो रिकवरेबल अमाउंट। आप क्या निकालते हो? रिकवरेबल अमाउंट, विच इज हायर ऑफ दो चीजें, विच इज हायर ऑफ दो चीजें। एक तरफ लिखते हो वैल्यू इन यूज, ये रही वैल्यू इन यूज, देखो एग्जांपल, देखो बेटा ये रही वैल्यू इन यूज। एक तरफ लिखते हो वैल्यू इन यूज और एक तरफ लिखते हो फेयर वैल्यू, ये रही फेयर वैल्यू, ये रही फेयर वैल्यू। ठीक है, एक तरफ वैल्यू इन यूज लिखोगे, एक तरफ फेयर वैल्यू। दोनों में से हायर क्या है? देखो आंखें खोलो, दोनों में से हायर है 214,600। तो आपका रिकवरेबल अमाउंट इस सवाल में क्या होगा? 214,600। इस सवाल में योर रिकवरेबल अमाउंट विल बी 214,600। कंपेयर कर लेना और आप बता देना कितने पे एसेट रिपोर्ट होगा, ये सब चीजें। ठीक है, हाँ सवाल कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं अब आपको किट भी सेंड करता हूँ और आपको कुछ सवालात अभी सेंड करता हूँ ओटी केसेस के। करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ और बिल्कुल होश में और यकीन से बोल रहा हूँ, आप लोगों को जो आईएएस पढ़ा रहा हूँ उसकी बुक रीडिंग करें प्लीज। आईएएस 33 की बुक रीड करो, 16 की करो और अब 36 की करो। ये बुक रीडिंग करो, अब ये पूरा हफ्ता जो है इसको यूज करो प्लीज। ठीक है, नहीं करोगे बेटा बहुत बुरे फंस जाओगे और ये चीजें एक्यूमुलेट हो जाएंगी, आपके सर पे आ जाएंगी भाई। तो यार बुक रीडिंग में हर क्लास में बोल रहा हूँ, कोई वजह है, स्टडी टेक्स्ट रीड करें। ठीक है, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।